एक ऐसी कहानी जो सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। रात के 12 बज रहे थे। रघु रिक्शे की पिछली सीट पर लेटा अपने फटे पुराने चादर से पैरों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि मच्छरों के झुंड नीचे से लगातार हमले किए जा रहे थे। दिन भर अमीर लोग खून चूसते हैं और रात को ये साले मच्छर। बड़बड़ाते हुए उसने पैर झटका। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। उसका पैर साइकिल के हैंडल से टकराया था। तुझे तो कब से कह रहा हूँ कि एक मच्छरदानी ले ले। बगल के रिक्शे पर लेटा बैजू काफी देर से उसके और मच्छरों के बीच हो रहे मुकाबले का मजा ले रहा था। हाँ, तो तू अपने रिक्शे में मच्छरदानी क्यों नहीं लगा लेता? रघु उसके बेतुके सलाह पर चिढ़ गया। अरे मेरे बदन में खून ही कहाँ है जो ये कमबख्त चूसेंगे। 60 वर्षीय बैजू करवट लेते हुए बोला। उफ, से बातों में उलझा देख एक मच्छर ने सुई चुभो दिया। तू तो सराय में सोने जाता था, वहाँ क्यों नहीं गया? बैजू ने पुनः सवाल किया। क्या करें चाचा, तो सराय भी चोर उचक्कों का अड्डा बन गया है। कल रात ही किसी ने मेरे पॉकेट से 500 रुपए निकाल लिए। 2 दिन की कमाई थी। सोचा था कि 1000 पूरा करके घर भेज दूंगा, मगर मारे दुख के रघु बात पूरी ना कर सका। तू सामने स्टेशन पर क्यों नहीं चला जाता? वहाँ वेटिंग रूम में पंखा लगा हुआ है, नींद अच्छी आएगी। रघु को दुखी देख बैजू अपना दुख भूल गया। लेकिन किसी ने टिकट मांगा तो रघु को बात पसंद आई, किंतु वह डर रहा था। अरे इतने रात को कौन पूछता है? कोई पूछे तो बता देना कि सुबह ट्रेन पकड़नी है। रघु को ये बात पसंद आई, लेकिन रात में मेरा रिक्शा कोई ले गया तो? रघु ने शंका जाहिर की। अरे जा, कार और बाइक के जमाने में तेरा रिक्शा कौन चुराएगा? वैसे अगर तुझे डर है तो ला, मैं अपने रिक्शे की जंजीर से तेरा रिक्शा भी जोड़ देता हूँ, बैजू ने आश्वस्त किया। रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने ही चंद कदमों की दूरी पर था। कोयम्बतूर जंक्शन काफी व्यस्त रेलवे स्टेशन है। रात को 12 बजे भी यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। वह प्लेटफार्म के सबसे आखिरी छोर पर एक पंखे के नीचे साल ओढ़ कर लेट गया, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरा राहुल कैसा होगा, किस हाल में होगा। उसे बात किए भी 1 हफ्ते हो गए। पिछली बार बता रहा था कि कई दिनों से तबीयत खराब है। मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है कि उसका हाल चाल पूछूं। सोचते सोचते वह कब नींद की आगोश में समा गया, पता ही नहीं चला। ओए उठ! उसने नींद से बोझिल आँखों को किसी तरह खोला तो देखा कि आरपीएफ का एक जवान हाथ में डंडा लिए प्लेटफार्म पर सोए यात्रियों को जगा रहा था। उसने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो 1 बज रहे थे। यार, अभी अभी तो नींद लगी थी, वो उबासी लेते हुए बड़बड़ाया। अभी वो दोबारा सोने को सोच ही रहा था कि वहीं पुलिस वाला उसकी तरफ आता दिखाई दिया, जो डंडे से बाहर जाने का इशारा कर रहा था। उसे आते देख उसके आसपास उंघाते यात्री जल्दी जल्दी अपनी चादरें समेटने लगे। रघु ने वहां से भागना ही उचित समझा। अन्य यात्रियों के साथ वह भी बाहर निकल आया। उसने देखा कि बाहर स्टेशन परिसर में काफी यात्री सोए हुए थे। अधूरी नींद पूरी करने के लिए वह भी उनके बीच चादर बिछाकर सो गया। अभी उसे लेटे कुछ ही मिनट हुए होंगे, तभी 2-3 पुलिस वाले आए और सीटियां बजाते हुए सभी सोए लोगों को जगाने लगे। मारे नींद और परेशानी के वह पीड़ा से भर गया। वह उठा और अपने रिक्शे पर चला आया। सच कहते हैं लोग, गरीबी की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। पता नहीं ये कैसा देश है, इससे अच्छा तो हमारा बिहार है। वहाँ तो अनेकों बेसहारों का ठिकाना रेलवे स्टेशन ही होता है। उसका मन अपने जन्मभूमि के प्रति सम्मान से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों का भयावह दृश्य गुजर गया। ई सालता लागता धान के रोपनी भी ना हुई। बाबूजी कल ही धान का बीज लेकर आए थे और आज सुबह
उठकर पिछवाड़े गए तो देखा कि खेतों में बाढ़ का पानी घुस आया था। तू तो हर साल यह कहा। रघु व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। बाबूजी चुप रह गए। वो कहते भी क्या, हर साल वे इसी उम्मीद में खेती करते कि इस बार बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन हर साल बाढ़ आकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता। रघु बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। छोटा सा वह गांव 3 भागों में बटा हुआ था, जिसके एक भाग में मुस्लिम, दूसरे भाग में वैश्य और तीसरे भाग में दलित और हरिजन इत्यादि रहते थे। मुस्लिम परिवारों के पास खेती लायक पर्याप्त जमीन थी। उनमें कुछ नौकरी पेशा लोग भी थे। कुल मिलाकर वे थोड़े संपन्न थे। हिंदू परिवारों में कुछ के पास थोड़ी बहुत जमीन थी तो कुछ के पास बिल्कुल नहीं थी। यूं कहा जाए कि लगभग सभी गरीब ही थे, जिनमें से अधिकांश लोग दिल्ली, केरल, पंजाब इत्यादि संपन्न राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे, तो कुछ गांव के ही अन्य लोगों के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते थे। उत्तर भारत गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों की जमीन काफी उपजाऊ थी, जिसमें लोग धान, गेहूं, गन्ना और दलहन इत्यादि की खेती करते थे। परंतु वह क्षेत्र बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में आता था, जहां हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती थी। इस साल तो हद ही हो गई। लोगों को धान के बीज गिराने का भी मौका नहीं मिला और बाढ़ आ गई। रघु के परिवार में माँ बाप, छोटे भाई, पत्नी और 3 बच्चों के साथ कुल 8 सदस्य थे। गरीबी की वजह से रघु ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, अतः गांव के अन्य लोगों की तरह वह भी परदेश में जाकर मजदूरी करता। लेकिन उसका सपना था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसके लिए रात दिन वह कड़ी मेहनत करता। कुल मिलाकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था। तभी कोरोना महामारी सबके लिए इम्तिहान बनकर आ गया। लॉकडाउन लगने से सभी काम धंधे प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा मार तो गरीबों पर पड़ी। उनको तो खाने के लाले पड़ गए। रोजी रोटी चलाने के लिए तक कर्ज लेना पड़ा, जिसके कारण साहूकार का कर्ज भी बढ़ गया। अब उनकी चिंता दोगुनी हो गई। अब परिवार का खर्च चलाए कि साहूकार का कर्ज चुकाए। परसों हम बाहर चल जाए। रघु हाथ मुंह धोकर पलंग पर बैठे हुए बोला। कहाँ चल जाए? पत्नी ने जानना चाहा। केरल टिकट बन गइल बा, अभी त बनवा के आवतानी। का करेब वहाँ जाके? देखल जाई, जवन काम मिली उ कइल जाई, लेकिन अपना परिवार के गरीबी में ना मरे देब। लेकिन इतना दूर? अरे अपना गांव के बहुत लोग वहाँ रहे ला। सुनले बानी वहाँ दिहाड़ी भी ज्यादा बा, लेकिन अब रहे दा ज्यादा सवाल जन कर, खाना लाओ, भूख लागल बा। वह उखड़ गया। उषा मनमोह कर वहाँ से उठ गई। भैया अब की बार मैं भी चलूंगा आपके साथ। राहुल इंटरमीडिएट कर चुका था, परंतु अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण कई महीनों से घर पर बेकार बैठा था। तू क्या करेगा वहाँ जाकर?